नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में इस वक्त तीन ऐसी खबरें हैं जिन्होंने सरकार, सिस्टम और राजनीति तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली खबर, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित चोरी की। दूसरी खबर, दान के पैसे से श्रद्धालुओं की सुविधा के बजाय आलीशान दफ्तरों पर लाखों रुपए खर्च होने के आरोपों की। और तीसरी खबर, हरेला के दिन एक तरफ नेता पेड़ लगाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर सैकड़ों साल पुराने पेड़ों पर कुल्हाड़ियां चल रही हैं। इन तीनों खबरों को अलग अलग देखें तो ये सामान्य विवाद लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़कर देखें तो एक ही सवाल सामने आता है, क्या उत्तराखंड में आस्था, पर्यावरण और जनता तीनों सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों तक सीमित होकर रह गए हैं? बद्रीनाथ में चोरी हुई तो बहस इस पर नहीं हो रही कि चोरी किसने करवाई या किसने की, बल्कि इस पर हो रही है कि आरोपी को नौकरी दी किसने। दान श्रद्धालुओं ने मंदिर और धर्म की सेवा के लिए दिया, लेकिन आरोप है कि उसी पैसे से आलीशान दफ्तर सजाए गए और किराए के भवनों पर लाखों रुपए बहाए गए। जिस हरेला पर्व पर पेड़ों को बचाने का संदेश दिया गया, उसी हरेला पर्व के दौरान ही हजारों पेड़ों को काट कर उनकी बलि विकास के नाम पर दे दी गई। आज बात विकास और विनाश के बीच के फर्क की है, दान की, पवित्रता की और पक्ष विपक्ष के चोरी छोड़ उस आरोप की कि भला मेरी कमीज से तेरी कमीज ज्यादा सफेद कैसे हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। न जाने क्यों ऐसा लगने लगा है कि बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी प्रकरण को राजनीति की चाशनी में लपेटकर पूरे मामले को डाइवर्ट कर मुद्दे से भटकाने की कोशिश भरपूर तरीके से जारी है। अब इस चोरी प्रकरण से तो सब वाकिफ हैं ही, लेकिन नया विवाद पैदा हुआ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सहायक की गिरफ्तारी के बाद। विपक्ष ने सवाल उठाए और इस मामले की जांच की मांग की, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में जिस तरह मंदिर समिति के अध्यक्ष को घेरा, उससे भाजपा सरकार असहज हुई। गोदयाल ने खुलासा किया कि ऋषिकेश में मंदिर समिति के कार्यालय में श्रद्धालुओं से दान लेकर यमकेश्वर भेजा जा रहा है, क्योंकि जो ये सब कर रहे हैं उनकी वहां से 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। कहीं ना कहीं गणेश गोदयाल का इशारा बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष की तरफ ही था। गोदयाल ने इस घटना का जिम्मेदार अध्यक्ष होने के नाते हेमंत द्विवेदी को ही ठहराया है। बस इन आरोपों के बाद हेमंत द्विवेदी भी मैदान में आ गए। उनके निजी सहायक के ऊपर लगे आरोपों और एक कथित सीसीटीवी से उसका खुलासा होने के बाद अधिकतर सवाल हेमंत द्विवेदी के ऊपर ही खड़े हो रहे थे। ऐसे में हेमंत द्विवेदी एक कागज सामने लाते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि जो आरोपी पकड़ा गया है उसकी नियुक्ति गणेश गोदयाल के समय में हुई थी। बस फिर क्या था, भाजपा से लेकर हेमंत द्विवेदी इसी को मुद्दा बनाकर गणेश गोदयाल को घेरने लगे और यही से इस पूरे प्रकरण की दिशा बदलने की कोशिश होने लगी। दरअसल सवाल ये नहीं है कि आरोपी की नियुक्ति किसने की, सवाल यह है कि चोरी किस समय हुई, क्योंकि नियुक्ति को लेकर आरोपी नहीं पकड़ा गया बल्कि चोरी को लेकर पकड़ा गया है। नियुक्ति को लेकर सवाल उठाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक क्षेत्र की जनता वोट देकर नेताजी को माननीय बना दे और फिर नेताजी कोई घोटाला कर दे और दोषी उस जनता को ठहरा दिया जाए जिन्होंने नेताजी को जिताकर माननीय बना दिया, मानो घोटालेबाज नेताजी नहीं जिताने वाली जनता हो। हाँ, अगर नियुक्ति फर्जी तरीके से गलत मानकों के आधार पर हुई है तब ये सवाल वाजिब है, पर यहाँ सवाल नियुक्ति नहीं चोरी का है और सवाल हेमंत द्विवेदी से नहीं बल्कि गणेश गोदयाल से पूछे जा रहे हैं, जो हास्यास्पद लगता है। खैर, पुष्टि करने के लिए जब हम इस मुद्दे की तह तक गए तो मालूम हुआ कि नियुक्ति को लेकर शुरुआत हुई सन 2003 में। तब तक परमानेंट जैसे किसी आदेश को ढूंढने से भी हम नहीं जान सके। हाँ, 2010 में प्रमोद नौटियाल सहित 34 लोगों के नाम शासन को भेजे गए थे, जो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान की ही बात निकली। तब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिसका शासनादेश 2014 में हुआ। मतलब परमानेंट जरूर गोदयाल के समय में प्रमोद नौटियाल हुए, लेकिन मंदिर समिति में वो पहले से ही नौकरी कर रहे थे और पैरवी नियुक्तियों की शासन में 2010 में ही भेजी गई। पर फिर एक बात वहीं खड़ी हो रही है कि सवाल चोरी का है या नियुक्ति का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल भी यही कह रहे हैं कि चोरी किसने करवाई। 2010 में जिसका नाम खुद भाजपा सरकार ने शासन को भेजे, तो क्या चोरी का अधिकार भी मिल गया?
अगर नियुक्ति उनके समय में हुई तो भी क्या चोरी करने की छूट मिल जाती है? गणेश गोंदियाल खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आपकी है तो उनके कार्यकाल की जांच भी सरकार करा ले और वर्तमान अध्यक्ष के कामों की भी जांच का श्री गणेश कर ही ले। गणेश गोंदियाल का सीधा और तीखा आरोप यह भी है कि निजी सहायक की गणना में ड्यूटी आखिर किसने लगाई? क्या इसके लिए वर्तमान अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती? इन्हीं सब घटनाक्रमों के बीच वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी कई तरह के आरोप लेकर गणेश गोंदियाल के सामने आ गए और उनको खुली बहस की चुनौती भी दे डाली। आशा के विपरीत गणेश गोंदियाल भी हाथों हाथ हेमंत द्विवेदी की चुनौती को स्वीकार करते हैं और अगले ही दिन देहरादून स्थित प्रेस क्लब में हेमंत द्विवेदी को आमंत्रित करते हैं। दिए हुए समय पर पहुंचकर हेमंत द्विवेदी के सवालों के जवाब देने को लेकर बाकायदा 2 कुर्सियां लगाई जाती हैं, जहां एक पर गणेश गोंदियाल और दूसरे पर हेमंत द्विवेदी का नाम लिखा जाता है। लेकिन हेमंत द्विवेदी, जिन्होंने पहले खुद चुनौती दी थी, वो मौके से गायब हो जाते हैं। गणेश गोंदियाल उनकी अनुपस्थिति में प्रेस से वार्ता कर ये कहते हुए चले गए कि भविष्य में भी अगर हेमंत द्विवेदी इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो वो तैयार हैं। हेमंत द्विवेदी के मौके से गायब रहने से खुद उनके ही लगाए गए आरोपों पर संशय और प्रश्न चिन्ह लगते प्रतीत होते हैं। हालांकि अपनी ही दी गई चुनौती से बैकफुट पर जाने वाले द्विवेदी पत्रकारों से बाद में कहते हैं कि अब वो बद्रीनाथ या केदारनाथ मंदिर प्रांगण में गोंदियाल से डिबेट करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर प्रेस क्लब तो हेमंत द्विवेदी नहीं पहुंचे, पर बद्रीनाथ में इस ओपन डिबेट की फिर गोंदियाल को चुनौती दे डाली। अब बद्रीनाथ में इस तरह की डिबेट की बात कहना बद्री केदार के तीर्थ पुरोहितों को नागवार गुजरा और उन्होंने हेमंत द्विवेदी को खरी-खोटी सुनाते हुए उन्हें मंदिर को अपनी राजनीतिक अड्डा न बनाने की बात कह डाली। साथ ही ये भी कह डाला कि राजनीति करनी है तो कहीं और करें, उनसे व्यवस्थाएं नहीं संभाली जा रही तो अपना पद छोड़ दें। खैर, इतने भर से भी विवाद थम जाता तो गनीमत रहती। एक खबर के अनुसार श्रद्धालुओं द्वारा आस्था से चढ़ाया गया दान यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के बजाय अधिकारियों और पदाधिकारियों के दफ्तरों को चमकाने में खर्च किया जा रहा है। चढ़ावा चोरी के बाद अब मंदिर समिति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और कथित फिजूल खर्ची के आरोपों के चलते सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल देहरादून के कैनाल रोड स्थित मंदिर समिति के भव्य कार्यालय को लेकर उठ रहा है। आरोप है कि समिति के रसूखदार अधिकारी और पदाधिकारी दानदाताओं के पैसे का इस्तेमाल देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं पर करने के बजाय खुद के लिए आलीशान दफ्तरों को चमकाने और अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने में खुलेआम कर रहे हैं। पूरा मामला मंदिर समिति के कार्यालयों के गैर जरूरी स्थानांतरण और फिजूल खर्ची से जुड़ा हुआ है। देहरादून के पौष इलाके कैनाल रोड पर मंदिर समिति का अपना एक बेहद भव्य कार्यालय संचालित हो रहा था, जिसके रखरखाव पर वर्ष 2025 में ही 15 लाख से अधिक की भारी भरकम धनराशि खर्च की गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस बड़े खर्च के तुरंत बाद रहस्यमय ढंग से इस दफ्तर को अचानक खाली कर दिया गया, जिसके बाद कई मुख्य कामकाज को ऋषिकेश स्थानांतरित कर दिया गया। अब मंदिर समिति का मुख्य प्रशासनिक ठिकाना ऋषिकेश में किराए के भवन में शिफ्ट हो चुका है, जिसका हर महीने हजारों रुपए किराया सरकारी खजाने से चुकाया जाने लगा है। सवाल यह है कि जब मंदिर समिति के पास खुद की पर्याप्त संपत्तियां मौजूद हैं, तो आखिर किराए के भवनों पर जनता और श्रद्धालुओं का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? हैरानी की बात यह भी है कि ऋषिकेश के रेलवे रोड और चंद्रभागा में समिति के अपने विशाल विश्राम गृह और कार्यालय पहले से ही मौजूद हैं, जो रखरखाव के अभाव में बदहाल पड़े हैं। वहीं देहरादून के कारगी चौक स्थित मंदिर समिति की बहुमूल्य संपत्ति और विश्राम गृह भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि जब अपनी करोड़ों की संपत्तियां जर्जर हालत में पड़ी हों, तो फिर किराए के भवनों पर खर्च करने और लाखों रुपए लगाकर तैयार किए गए कार्यालय को छोड़ने का फैसला किसके हित में लिया गया? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक निर्णय था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? श्रद्धालुओं की आस्था और दान से चलने वाली संस्था पर लगे यह आरोप बेहद गंभीर है। अब जरूरत इस बात की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और यह स्पष्ट किया जाए कि आखिर दान की राशि का इस्तेमाल श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हुआ या फिर अधिकारियों की सुविधाओं के लिए। वैसे उम्मीद है बद्रीनाथ धाम में हुए गड़बड़झाले को लेकर जांच समिति के हाथ पैर ढीले नहीं पड़ेंगे, मजबूती से बाकायदा जांच जारी रहेगी, चलती रहेगी। इन सब के बीच इस प्रदेश में खबर ने सारे प्रदेश का ध्यान खींचा है। हरेला की बधाइयां और पेड़ों का जनाजा। पूरा उत्तराखंड हरेला पर्व सप्ताह मना रहा है।
हर नेता सोशल मीडिया पर पेड़ लगाते हुए तस्वीरें साझा कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या मां के नाम एक पौधा लगाने से पहले हजारों पेड़ों को कुल्हाड़ी के हवाले करना भी स्वीकार किया जा सकता है? अगर नहीं तो फिर हरेला पर्व के नाम पर यह ढकोसला क्यों? विकास के नाम पर लाखों पेड़ों की बलि के देने के बाद अब ऋषिकेश देहरादून हाईवे के 7 मोड़ पर विकास के नाम पर वर्षों पुराने हजारों पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। कई दिनों से सैकड़ों के लोग इन पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हरेला पर पर्यावरण प्रेम का भाषण देने वाले नेताओं में से किसी की जुबान इन पेड़ों के लिए खुली नहीं, मानो जीभ उनके तालू से चिपक कर रह गई। बड़ा हो या छुटभैया, हर नेता अपने स्टेटस को हरेला की हरियाली से सजाए बैठा है। शुभकामनाएं देता है, शुभकामनाएं लेता है, पर हजारों पेड़ों के कटने पर ना वो वहां पहुंचा और ना जुबान खोल पाया जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं। खैर, एक तरफ एक पेड़ मां के नाम, दूसरी तरफ हजारों पेड़ कुल्हाड़ी के नाम। क्या यही पर्यावरण संरक्षण है? क्या यही हरेला का संदेश है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि पेड़ लगाइए क्योंकि पेड़ मां का सम्मान का प्रतीक है, लेकिन ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर जो हो रहा है वो क्या एक खुला मजाक प्रतीत नहीं होता? 4 लेन सड़क के नाम पर सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। सरकारी फाइलों में आंकड़े कुछ और हैं, जबकि जमीन पर दिख रही तबाही कुछ और कहानी बयां करती है। आज नेता एक पौधा लगाकर कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उसी समय बुलडोजर और आरी उन विशाल पेड़ों को गिरा रही है जिन्हें बड़ा होने में दशकों नहीं सदियों का वक्त लगा। क्या सड़क चौड़ी करने का यही एकमात्र रास्ता था? क्या इंजीनियरिंग इतनी कमजोर हो गई कि पेड़ों को बचाते हुए विकास नहीं कर पाई? क्या पर्यावरण की कीमत पर ही हर परियोजना पूरी होगी? याद रखिए, यही पेड़ जल स्रोतों, गदेरों और नदियों की जिंदगी हैं। यही पेड़ पहाड़ों को भूस्खलन से बचाते हैं और यही पेड़ आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने के लिए साफ हवा मुहैया करवाते हैं। अगर आज ये पेड़ कटेंगे तो कल जल स्तर गिरेगा, प्राकृतिक स्रोत सूखेंगे, तापमान बढ़ेगा, बारिश का संतुलन बिगड़ेगा और इसकी कीमत पूरा उत्तराखंड चुकाएगा। कोई विकास का विरोधी नहीं, सड़कें बननी चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन विकास का मतलब प्रकृति का कत्ल नहीं हो सकता, जो आज कुल्हाड़ी की चोट से सिहर उठी है। हरेला सिर्फ पौधा लगाने का त्योहार नहीं है, पेड़ों को बचाने का संकल्प भी है। अगर सरकार सच में एक पेड़ मां के नाम अभियान को सम्मान देना चाहती है तो पहले उन हजारों पेड़ों को बचाए जो आज कुल्हाड़ी की धार के नीचे हैं, वरना हर साल हरेला पर नेता पौधे लगाते रहेंगे और दूसरी तरफ उत्तराखंड अपने जंगल, अपनी हरियाली और अपनी पहचान खोता रहेगा। सड़कें चौड़ी हो सकती हैं, लेकिन धरती की सांस तंग करने की कीमत पर नहीं। कमाल की बात तो यह है कि इस वन संहार में बड़े बड़े पुरस्कार से नवाजे गए जो खुद को पर्यावरणविद मानते हैं, वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं।